channel Waste Medical Classes. So friends, in this video we will discuss about the poliomyelitis. Guys, basically ये हमारा सेकंड पार्ट है पोलियोमाइलाइटिस का। इससे पहले हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख चुके हैं, पैथोजेनेसिस देख चुके हैं। सो यदि आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है पोलियोमाइलाइटिस के ऊपर तो आप उस वीडियो को देख लीजिए डिस्क्रिप्शन से उसको लिंक लेकर के। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम डिस्कस करेंगे आज क्लिनिकल स्पेक्ट्रम। मीन्स ये जो डिसीज है इसका सब क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या है, आपका अबॉर्टिव पोलियो क्या होता है, नॉन पैरालाइटिक पोलियो क्या होता है, पैरालाइटिक पोलियो क्या होता है, इस सबको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। देखिए, सो बेसिकली ये वाली जो डिसीज़ है हमारी 90 to 95% पोलियो वायरस के जो केस हैं देखने को मिलते हैं। मतलब कि 90 to 95% पोलियो वायरस के केसेस आते हैं, लेकिन इनमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखते। मीन्स ये जो डिसीज़ है लगभग 90 to 95% है, लेकिन इसके सिम्टम नहीं दिखते हैं, रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता है। ये रिकॉग्नाइजेशन कब होगा? जब आप इसको प्रॉपर्ली आइसोलेट करोगे वायरस को, या फिर आप किसी पर्सन का एंटीबॉडी टिश्यू टेस्ट कराओगे, तब उसमें आपको वायरस देखने को मिलेगा। ये अब आता है हमारा अबॉर्टिव और माइनर इलनेस। मीन्स अब जो पोलियो वायरस है वो इलनेस करेगा। लगभग 4 to 8% केसेस में इलनेस देखने को मिलती है। इट कॉज ओनली माइल्ड और सेल्फ लिमिटिंग इलनेस ड्यू टू वायरीमिया। इसमें भी आपकी बहुत कम इलनेस देखने को मिलेगी। और ये जो इलनेस होती है, जो प्रॉब्लम होती है, सेल्फ लिमिटिंग होती है। इसमें वायरीमिया हो जाता है। बेसिकली जो वायरस होता है वो ब्लड के अंदर स्प्रेड हो जाता है। रिकॉग्नाइजेशन कैसे होगा इसमें भी सेम है, आइसोलेशन कराओगे आप, या फिर आप एंटीबॉडी लेवल चेक करोगे तो उसके अंदर एंटीबॉडी का जो फ्लूइड है वो बढ़ा हुआ मिलेगा देखने को। अब हम बात करते हैं नॉन पैरालाइटिक पोलियो की। तो देखिए, बेसिकली सबसे पहले नॉन पैरालाइटिक पोलियो को देखते हैं, फिर उसके बाद आएगा हमारा पैरालाइटिक पोलियो। जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही आपको बता के चल रहे हैं कि जो पैरालाइटिक पोलियो वो आपका लगभग 1% केसेस में ही देखने को मिल रहा है। और जो इसके प्रेजेंटिंग फीचर्स आते हैं निकल करके, हमारा पेशेंट को स्टिफनेस देखने को मिलती है, पेन इन नेक, है ना। तो नॉन पैरालाइटिक है और पैरालाइटिक, इन दोनों का जो परसेंटेज है वो 1% ही आएगा निकल करके। तो इसमें पेशेंट को स्टिफनेस है, पेन इन नेक, बैक, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। रिकवरी जो होती है इसकी रैपिड होती है, सिमिलर टू असेप्टिक मेनिंजाइटिस। मीन्स जो इसके सिम्टम है वो सिमिलर होते हैं एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के। अब हम बात करते हैं पैरालाइटिक पोलियो की। सो गाइस, बेसिकली जो पैरालाइटिक पोलियो है इसका जो केस है वो आपका 1% से भी कम है। इसमें जो बेसिकली वायरस है वो आपका CNS के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और आपका अलग अलग लेवल का पैरालिसिस कराता है। मीन्स किसी केस में कम पैरालिसिस देखने को मिलेगा और किसी केस में आपका ज़्यादा पैरालिसिस देखने को मिलेगा। गाइस, अब कुछ प्रीडोमिनेंट साइन होते हैं बेसिकली पोलियो के, तो उसको देख लेते हैं। प्रीडोमिनेंटली इसमें बेसिकली हमारा एसिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस मिलेगा। मीन्स जो पैरालिसिस है वो एसिमेट्रिकल होगा। अगर एक लिम्ब में है तो दूसरे लिम्ब में नहीं होगा। बॉडी के हाफ पार्ट में ही कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जबकि दूसरे हाफ में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसमें बेसिकली अगर पैरालिसिस आ रहा है तो उसमें कुछ उसके साथ साथ कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं। तो जैसे कि आपका पेशेंट को मैलेज होगा, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट है, आपका नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, सोर थ्रोट भी हो सकता है पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो अगर इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं पैरालिसिस के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को पोलियो अफेक्ट कर चुका है। अब इसमें इसके साथ साथ एक ट्राइपॉड साइन होता है, वो भी देखने को मिलता है। इस ट्राइपॉड का मीनिंग है बेसिकली 3 पैर वाला, जैसे कि हमारा ट्राइपॉड है बेसिकली, जिससे हम यूट्यूब वीडियो शूट कर रहे हैं। तो इस तरीके से उसमें 3 चीज़ें होती है। तो यहाँ पर ट्राइपॉड से मीनिंग यह है कि यहाँ पर ये 3 साइंस को देखेंगे बच्चे के अंदर। तो जो बच्चा है बेसिकली पहले तो उसको डिफ़िकल्टी होगी बैठने में। अगर वो बैठेगा भी तो सपोर्ट लेकर के बैठेगा, और उसके साथ साथ उसका जो हिप है और जो नी है वो फ्लैक्स रहेगा। तो ये 3 साइन देखने को मिलेंगे बेसिकली बच्चे के अंदर। तो इसको कहते हैं हम ट्राइपॉड साइन। नाउ पैरालिसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसेंडिंग। मीन्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पैरालिसिस है ना वो धीरे धीरे डिस्टली जाएगा। मीन्स प्रोक्सिमल टू डिस्टल जाता है। जैसे कि आपका हिप में हुआ, फिर आपका जो डिस्टल पार्ट है ना एक्सट्रीमिटी के, तब फिर आगे होगा। मीन्स ये हमारा प्रोक्सिमल टू डिस्टल स्प्रेड होगा पैरालिसिस इसमें जो होगा। अब इसमें देखिए, आप जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स होता है वो आपका, वो भी इसके अंदर कम हो जाता है। मीन्स पैरालिसिस होने से पहले ही आपका जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो कम होने लगता है इसके अंदर। एक खास बात है इसके अंदर कोई सेंसरी लॉस नहीं होता है। इसमें जो हमारा पैरालिसिस होगा उसमें कोई सेंसरी लॉस नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें आपका नहीं, अब इसमें एक पॉइंट देखना है कि अगर आपकी क्रेनियल नर्व डैमेज हुई है और बल्बर है आपका, या फिर बल्बो स्पाइनल फॉर्म का पैरालाइटिक है, तो ये आपका पोलियोमाइलाइटिस में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ मीन्स क्रेनियल नर्व डैमेज हो सकती है, बल्बर एंड बल्बो स्पाइनल फॉर्म ऑफ पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस देखने को मिल सकता है। अब इसमें एक कंडीशन है कि मान लीजिए अगर किसी को प्रोग्रेसिव पैरालिसिस हो रहा है
पेशेंट को कन्वर्जन हुआ या फिर वो कोमा में गया, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि भाई पोलियो के अलावा और कोई भी कारण हो सकता है। तो एक तरीके से यहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस का रोल आया था बेसिकली। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस के लिए हमें बेसिकली एक कल्चर कराना पड़ेगा उसके, जो बेसिकली हम डायरेक्टली देख सकते हैं उसके स्टूल का टेस्ट करा करके। हम वहाँ पर लाइव पोलियो वायरस को चेक कर सकते हैं उसके स्टूल से। जब हम उसका स्टूल का सैंपल लेंगे, उसको जांच के लिए भेजेंगे, तो वहाँ पर प्रॉपर आ जाएगा निकल करके। अगर उसको पोलियो होगा तो उसके स्टूल में हमारा पोलियो वायरस मिल जाएगा। और वो डायग्नोस बेस्ट वे है ये डायग्नोस करने का आपका पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस का। अब एक पॉइंट होता है जो इसमें हम टाइटर कराते हैं, कॉम्प्लीमेंट, एक एंटीबॉडी टाइटर कराते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाता है, एंटीबॉडी देखने को मिलेंगी आपको। अगर पोलियो है तो पोलियो के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगी इसके अंदर। सो गाइस, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखिए, जो पोलियो वायरस है बेसिकली इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है नहीं। मीन्स अगर एक बार पोलियो वायरस हो गया तो बेसिकली एक इरिवर्सिबल कंडीशन है। लेकिन अब इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको हम सपोर्टिव केयर देंगे, है ना। और स्किल्डली इसका मैनेजमेंट करते हैं। तो कैसे करते हैं, बेसिकली जो पेशेंट है उसको आइसोलेट कर देते हैं। सबसे पहले आइसोलेशन वार्ड में ले जाते हैं, क्योंकि गाइज ये जो है इन्फेक्शियस डिसीज़ है बेसिकली। उसको हमें एब्सोल्यूट बेड रेस्ट देना होता है एक्यूट फेज में। अगर पेशेंट मान लीजिए एक्यूट फेज का है तो हमको उसको कोई स्ट्रेस नहीं देना है, उसकी मसल क्योंकि अफेक्टेड होती हैं, है ना। मीन्स ये है कि हमको उसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, ज़्यादा उसको स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं करनी, उसको कुछ करना ही नहीं है, अभी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी नहीं है, तो उसकी मसल्स को कोई हमें स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि वो अफेक्टेड है बेसिकली। नाउ एक्सपर्ट जो हैं और जो नर्सिंग है, नर्सिंग केयर मिलेगी पेशेंट को लगभग हर 2 से 3 घंटे बाद। उसका पोस्चर चेंज करना है, उसको थोड़ा सा मीन्स चेंज करते रहना है, ताकि उसको अल्सर्स ना बने, बैड सोर्स ना बने। उसके साथ साथ पेशेंट को आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए पैरासीटामोल दे सकते हो, क्योंकि अगर पेशेंट को पेन है, फीवर है, तो उसमें पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। नाउ इसके साथ साथ आप एंटीबायोटिक्स भी दोगे, ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर पैरालाइटिक है तो पेशेंट आपका बेड पर है तो उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन के चांस है। नोजोकोमियल मीन्स हॉस्पिटल से जो एक्वायर्ड हो जाते हैं इन्फेक्शन, उसके चांसेस हैं। और कोई इन्फेक्शन उसको ना लगे तो इसके लिए आप एंटीबायोटिक भी चलाओगे इसकी। और इसमें ध्यान थोड़ा सा ये रखना है कि पेशेंट को कोई मसाज थेरेपी नहीं देनी है, क्योंकि एक्यूट फेज़ में इन्फेक्शन और ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। तो मसाज वगैरह सब आपका कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लगभग आपको 6 वीक तक कुछ नहीं करना है ना। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आप उसको स्प्लिंट दे सकते हो। मान लीजिए जो उसके एंटागोनिस्ट मसल हैं, अगर उनका जो फंक्शन है सही से काम नहीं कर रहा है, या कोई भी मसल जैसे सही से काम नहीं कर रही है, तो उसके आसपास आप स्प्लिंट लगाकर सपोर्ट दे सकते हो। नाउ मेंटेनेंस के लिए आप इसको थोड़ा सा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करा सकते हो इसकी बॉडी में। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको इन्फ्यूज़न के थ्रू नहीं देना है, ओरली कराना है ये सब। अब इसमें आता है आपका फिजियोथेरेपी। बेसिकली फिजियोथेरेपी जो है वो रिकमेंडेड होती है, लेकिन अर्ली स्टेज में नहीं देना आपको। लगभग 6 वीक के बाद ही आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। फिजियोथेरेपी में आप क्या करोगे पेशेंट के साथ, बेसिकली आप पेशेंट को हाइड्रोथेरेपी कराओगे। गाइस, हाइड्रोथेरेपी का मीनिंग होता है एक्सरसाइज इन वाटर। एक स्विमिंग पूल में या किसी टैब में आप उसको एक्सरसाइज कराते हो, तो बेसिकली क्या होता है कि जो पानी होता है उसके अंदर आपकी बायोंसी एक प्रॉपर्टी होती है। बायोंसी की वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट है वो अपने लिम्ब को मूवमेंट करते दौरान हल्का फील करता है। तो जब कोई पेशेंट ऐसा कर रहा है तो उसको एक तरीके से साइकोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट भी मिलता है। मीन्स जो पेशेंट ग्राउंड पर कुछ नहीं कर पा रहा था, अब पानी में जाने के बाद वो एटलीस्ट काफ़ी मूवमेंट कर पा रहा है। तो ऐसा करने से उसको अपनी प्रोग्रेस दिखती है, और जब किसी इंसान को अपनी प्रोग्रेस दिखेगी तो उसको साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैं ठीक हो सकता हूँ। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, कि ये जो पोलियो की डिसीज़ है कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए। तो प्रिवेंशन का सिर्फ एक ही तरीका है इसमें बेसिकली, कि आपको इम्यूनाइजेशन देना है। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि जो जहाँ पर ज़्यादा क्राउडेड एरिया है वहाँ पर थोड़ा सैनिटाइजेशन वगैरह ठीक रखें। क्राउडेड एरिया में थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखें, तो उससे भी थोड़ा सा प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन जो क्लिनिकली इसका जो है प्रिवेंशन वो इम्यूनाइजेशन ही है, वैक्सीनेशन ही है। तो यहाँ पर जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात करेंगे हम पहले, तो 2 तरीके का इम्यूनाइजेशन है यहाँ पर, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हमारा एक होता है हमारा इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, दूसरा होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन जो है ये इसके अंदर आपका लिक्विड और किल्ड वैक्सीन होती है बेसिकली। और इसके अंदर हमारा जो वायरस है उसकी तीनों ही टाइप के वायरस किल्ड फॉर्म में होते हैं। इनको किल्ड किसके थ्रू किया जाता है, फॉर्मेलिन के थ्रू इनको मार दिया जाता है, और एक इनके फिर वैक्सीन तैयार की जाती है। मीन्स जो इसके अंदर वायरस है ना वो किल्ड फॉर्म में है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है, इसीलिए इसका नाम इनएक्टिव पोलियो वायरस
या इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन रखा गया है। अब इसमें थोड़ा सा डोज का ध्यान रखना है। बेसिकली हमारी 4 डोज होती हैं इसमें, पोलियो की हमें 4 डोज देनी है। 4 में से जो हमारी स्टार्टिंग की 3 हैं, है ना, यहाँ पे देखिए जो 4 डोज है ना, स्टार्टिंग की जो 3 हैं वो हमें पहले देनी है, मतलब हर 6 मंथ से लेकर के 12 मंथ तक हमें कंप्लीट करनी है वो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखिए कि जो इंटरवल है उनके बीच का, वो 4 से 6 हफ्तों का इंटरवल आपको रखना है, ठीक। और फिर हम इसमें देखते हैं जो आपकी बूस्टर डोज होती है, बेसिकली वो आप लगभग 5 साल से लेकर के 18 साल तक के बीच में बूस्टर डोज भी दे सकते हो, है ना। तो अभी हम आगे बात करते हैं ओरल पोलियो वायरस। ओरल पोलियो वायरस को देखते हैं। बेसिकली ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन में क्या होता है गाइस, बेसिकली इसमें हम ड्रॉप करके पेशेंट को, बच्चे को वैक्सीनेशन कराते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा, अमिताभ बच्चन का स्टार्टिंग में ऐड आता था, 2 बूंद जिंदगी की। तो इस तरीके से है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो इसका जो नाम है जो आया था वो डिस्कवर हुआ था आपका साबिन, और साबिन वैक्सीन करके है, उसके बाद इसका नाम डेवलप हुआ था। बेसिकली ये लाइव लिक्विड वैक्सीन होती है। इसके अंदर आपके तीनों ही पोलियो के वायरस पाए जाते हैं, इसीलिए इसको ट्राईवैलेंट वैक्सीन भी कहते हैं। जो इसकी 0 डोज होती है वो हमारी बर्थ के दौरान ही लगा दी जाती है BCG के साथ, जो आपका TB का वैक्सीन होता है। और जो इसकी फर्स्ट डोज है वो देनी है आपको जब बेबी 6 वीक का हो जाएगा। सेकंड डोज आपको 10 वीक्स पर देनी है, और जो 4th डोज होती है वो आपको 14 वीक्स पर देनी है, और DPT वैक्सीन के साथ। अब हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन की। गाइस पैसिव इम्यूनाइजेशन में हमको सिंपली इम्यूनोग्लोबुलिन ही देना होता है पेशेंट को, इसमें कोई ऐसा वायरस वगैरह नहीं देना है पेशेंट को। तो और उन पेशेंट्स को देना होता है बेसिकली जो पेशेंट आपका वैक्सीनेटेड नहीं है और उस पेशेंट के साथ रह रहा है जिसको पोलियो है, तो उस पेशेंट को देना होता है गाइस बेसिकली। और डोज जो है वो हमें इसके अकॉर्डिंग देनी है। सो गाइस इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है पोलियोमाइलाइटिस। सो दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पोलियोमाइलाइटिस के। सो यदि आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में, या आपको कुछ मीन्स क्वायरी लग रही है, किसी भी तरीके का कोई डाउट है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो और बता सकते हो कि ये टॉपिक कैसा लगा, डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है आप उसमें बता सकते हो। और गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ यार वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम और स्टूडेंट तक भी पहुँच पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।